हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है सब। आज मैं लेक्चर नंबर 3 आपके अपने चैनल विबगेयर क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का लेके आया हूँ। बेटा, पिछले लेक्चर में आपने समझा था, जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें आपने समझा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल किए थे करंट के ऊपर। तो आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे। पहले हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। तो अगर आपको मैं थोड़ा पिछला बता दूं, तो हमने समझा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम डिनोट करते हैं V से, एंड वो किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन चार्ज। ये हमने समझा था। प्लस मैंने इसमें आपको बोला था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, बड़े वाले पोटेंशियल से छोटे वाले को माइनस करते हैं एंड वर्क अपॉन चार्ज ही रहता है। तो आज इसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। एंड ऐसा यूनिट जो रहता है पोटेंशियल का वो आपको पता है वोल्ट है। तो आपके सामने फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम। यानी आपको यहां पर क्या गिवन है बेटा? वर्क की वैल्यू गिवन है कितनी? 10 जूल। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम, यानी Q की वैल्यू भी गिवन है 5 कूलम। आपको क्या निकालने को बोलता है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो आपने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से निकलता है। सिंपल सा सवाल है, दो एब्रीवेशंस दी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें वर्क को 4 से क्या करना है? डिवाइड। तो इट मीन्स वर्क की वैल्यू कितनी दी है? 10 और चार्ज की 5। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। और ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल का? वोल्ट। देखिए भाई, बिल्कुल हलवा सा सिंपल सा सवाल है, ये आसानी से खाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम अगेंस्ट ए पोटेंशियल ऑफ 6 वोल्ट। तो सेम यही प्रोसेस से ये भी चलेगा, लेकिन एब्रीवेशंस क्या क्या दी है आपको? इस समय वर्क निकालना है। पिछले क्वेश्चन में आपको वर्क दिया था, तो इसमें आपको चार्ज दिया है। कितना दिया है? 1 कूलम। एंड पोटेंशियल कितना है? V 6 वोल्ट। तो आपको बेटा क्या कैलकुलेट करना है? वर्क। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो हमें इस सिचुएशन में क्या निकालना है? वर्क। तो मैं इसके आगे कर रहा हूं, वर्क किसके बराबर हो जाएगा? V और Q, यानी ये दोनों यहां मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो वर्क की वैल्यू बनेगी, V की वैल्यू कितनी है? 6 और चार्ज की कितनी है? 1। इट मीन्स वर्क की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 1 इंटू 1 6। और ऐसा यूनिट वर्क का क्या होता है? जूल। ठीक है बच्चा, अंडरस्टैंड किया आपने? सिंपल सा था, सिर्फ हमने फॉर्मूले में चेंजिंग की। जो आपको चाहिए निकालने के लिए वो आपने निकाला। एक सवाल इसमें और पढ़ेंगे। देखिए भाई, द पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर इज 128 वोल्ट एंड 120 वोल्ट। देखिए बच्चा, अगर हम 2 पॉइंट मान लें कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट A इज 128 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B इज 120 वोल्ट। You have to calculate the amount of work done in moving a charge of 10 कूलम। चार्ज की वैल्यू दी है 10 कूलम। You have to calculate work।
तो यहाँ पर अब आपको डिफरेंस दिखेगा। मैंने बोला था जब 2 पॉइंट होंगे तो वहाँ डिफरेंस निकाल लेना, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, क्योंकि ए में बड़ा वाला पोटेंशियल है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी इसकी, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से भी वर्क की वैल्यू निकालनी होगी, तो वी ए माइनस वी बी और चार्ज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं, उसके बाद चेंज कर ले, वो आपकी मर्जी है। तो वी ए कितना है 128 और पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना है 120 और चार्ज की वैल्यू कितनी दी है 10। तो वर्क निकल जाएगा 128 में से माइनस करेंगे 8 इंटू 10, इट मीन्स वर्क की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 80 जूल। तो ये सिंपल सा एक और न्यूमेरिकल आपके सामने समझ आ गई। अलग अलग टाइप के मैं न्यूमेरिकल बता देता हूँ, बाकी इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपको पेपर में छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। अब हम अपने नेक्स्ट एनसीईआरटी के टॉपिक पे बढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए जी, ये आप इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हैं? आप लोग कभी भी अपने स्कूल की लेबोरेटरी में अगर जाएं तो वहां पर बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको दिखेंगे, कभी भी लेके जाएंगे आपको आपके स्कूल टीचर्स कभी भी, और उन ऑपरेटर्स को अगर कुछ वायर्स के थ्रू अगर आपको जोड़ना है तो आपको एक सर्किट ड्रा करना पड़ता है। सर्किट बेसिकली एक डायग्रामेटिकल पिक्चर है जिसमें आप बहुत सारे कंपोनेंट जो उस वायर के साथ जुड़ते हैं उसके बारे में समझा सकते हो पिक्टोग्राफ के, यानी एक डायग्राम के थ्रू। तो मगर इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट क्या करती है, फ्लो करती है। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट इज ए क्लोज्ड एंड continuous path in which current flows, जिसमें क्या करती है बेटा, करंट फ्लो करती है। अभी आगे समझेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। एक सर्किट जो होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, यानी एन इलेक्ट्रिक सर्किट, CKT is the short form of circuit, has various components। अब वो बच्चा कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और उनके कुछ सिंबल जो हम डायग्राम में शो करेंगे आज वो समझेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट है उसके बारे में अगर समझे तो पेज में वेरियस कंपोनेंट्स में थोड़ा आगे कर लेता हूं। चले भाई, उसके कंपोनेंट समझेंगे हम, ध्यान से देखेंगे, और उनके सिंबल भी। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स, कि हम उस डायग्राम में उसका सिंबल कैसे बनाएंगे। अब आप इसमें समझ सकते हैं कंपोनेंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक वायर। इस वायर, इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्टिंग वायर भी बोल सकते हैं। अब वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ये ऐसे लाइन बना के। सेकंड वन, इलेक्ट्रिक सेल। सेल क्या होता है बेटा? बाजार से आप खरीदते हैं सेल, घड़ी में डाल रहे हैं, घर में रिमोट में डाल रहे हैं, वही सेल जिसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो उसको हम
सिंबल में ऐसे शो करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ी लाइन लिखेंगे और नेगेटिव को छोटी। ये एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये एक नेगेटिव टर्मिनल। बेटा सेल क्या काम करता है? सेल किसी भी सर्किट के अंदर, देखो करंट फ्लो करनी चाहिए सर्किट में, लेकिन करंट को जनरेट कौन करता है? जो मैंने आपको कल बताया था, बैटरी या सेल। जो पिछला मैंने वीडियो आपको उसमें अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, यानी पोटेंशियल किसकी वजह से बनता है। आउटर प्रेशर कौन लगाता है? बैटरी या सेल लगाता है, जिसकी वजह से कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव बनता है, कंडक्टर का दूसरा एंड नेगेटिव बनता है। एंड इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव टू, किस तरह फ्लो करते हैं? करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके अपोजिट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम इस इलेक्ट्रिक सेल को डिनोट करते हैं ऐसे। उसके बाद बैटरी। बेटा बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत सारे सेल को अगर आप एक साथ जोड़ दें तो वो फॉर्म करती है बैटरी। काम ये बिल्कुल सेल की तरह ही करती है, लेकिन पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सेल। यानी अगर मैं एक सेल ऐसा बना रहा हूँ, उसके साथ दूसरा बना लो, मर्जी है तो तीसरा बना लो। यानी जब सेल आपस में जुड़ जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? बैटरी फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट हम समझेंगे। हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर जो हम घर में ऑन ऑफ स्विच यूज करते हैं, लाइट जलानी है तो ऑन कर दो स्विच, लाइट बंद करनी है तो स्विच बंद कर दो, दैट स्विच इज नोन एज की। अगर की, या बोल सकते हो अगर स्विच बंद है तो उसको हम लोग ओपन की बोलते हैं। आपको याद रखने के लिए मैं इधर लिख देता हूं, स्विच ऑफ। तो उसको हम कैसे करते हैं डिनोट? सिंबल उसका ऐसे ब्रैकेट डालेंगे। अगर यही चीज स्विच ऑन करना हो, यानी की को क्लोज्ड करना है। अब बेसिकली की आप देखेंगे अगर कि की एक ऐसा फ्रेम होता है कॉपर का जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एंड उसमें हम वो की इंसर्ट करते हैं। तो आप अपनी लेबोरेटरी में वहां देख सकते हैं। तो क्लोज्ड की का मतलब अब हमने स्विच को ऑन करना है, तो उसके लिए क्लोज्ड की लिखेंगे। यानी आसान भाषा में याद रखने के लिए आप ऐसा रख सकते हो, इसका मतलब होता है स्विच ऑन। स्विच ऑन होगा तभी वायर से करंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो हम उसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन इसके बीच में एक डॉट डाल देंगे। इसका मतलब होगा कि सर्किट में करंट फ्लो होने लगी है, क्योंकि हमने स्विच को क्या कर दिया है? ऑन कर दिया। उसको हम क्लोज्ड की बोलते हैं। देखिए बच्चा, नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज रियोस्टैट। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे, वहां भी आपको ये देखने को मिलेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट को हम समझने के लिए कुछ एक अलग से मैं आपको पॉइंट समझाने लगा हूं। देखिए भाई, रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपके पास हो, हालांकि इसके ऊपर हमने फुल डिटेल्ड एक वीडियो बनानी है, वो पूरी रेजिस्टेंस पे ही बनेगी। लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए कि कोई भी हमारे पास अगर कंडक्टर है, चाहे आपके घर के अंदर फैन लगा है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में एसी है, इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम रेजिस्टर बोलते हैं। रेजिस्टर ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। हर रेजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्ट। ये क्या करता है? करंट जो इसमें फ्लो हो रही हो उसको रेजिस्ट करता है फ्लो होने से, यानी उसको रोकता है। ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी किसी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसमें करंट फ्लो करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा वो रोकता है करंट को। अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें करंट आसानी से फ्लो होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे हम घर में कॉपर की वायर लगाते हैं, इसमें रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए यूज़ करते हैं और करंट जो है आसानी से फ्लो होती है। तो हालांकि ये टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन मुझे शो करना है वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम सर्किट में एक ऐसी डिवाइस लगा दें जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, उस डिवाइस को रियोस्टैट नाम से जाना जाता है।
तो उसको सिंबल जो है उसका बनाने का सर्किट में कुछ ऐसा है, या तो ऐसा बना सकते हैं और या तो इसमें एक ऐसा एरो दे सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं सर्किट में इससे। नेक्स्ट, अगर कोई रेजिस्टर हो, जैसे आपने सर्किट के अंदर कोई रेफ्रिजरेटर लगा दिया, कोई बोला कि भाई एक डिवाइस लगी है, तो उसको हम सिंपली ऐसे शो करते हैं, और ये रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो कंपोनेंट आपके सामने है एमीटर। अब इससे तो आप जानकार है, एमीटर मैंने बताया था एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम करंट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली ए लिखते हैं, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है और एक टर्मिनल कनेक्शन के लिए नेगेटिव। नेक्स्ट वन इज वोल्ट मीटर। ये भी पता है आपको, ऐसी डिवाइस जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वी। इसका भी एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव। नेक्स्ट बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके लिए एक अलग से सिंबल दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरीके से सर्किट के अंदर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज आप बच्चा जानते हैं, इट इज ए सेफ्टी मेजर डिवाइस। अगर किसी घर के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ रही है, किसी कमरे में अगर मान के चलो 5 एम्पेयर की करंट चाहिए, लेकिन करंट एक्सीड हो जाती है 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर, तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज अपने आप ट्रिप हो जाता है, सट जाता है, जिसको आप एमसीबी वगैरह भी बोलते हो। तो सेफ्टी डिवाइस है, इसको हम लोग शो करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, आप इस पर वायर लगा सकते हो आगे। एंड लास्ट वन इज गल्वेनोमीटर। अब ये कौन सी बला आ गई भाई, गल्वेनोमीटर क्या है? गल्वेनोमीटर बेटा एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम करंट की वैल्यू को डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर नहीं, डिटेक्ट। किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है तो हमें कैसे पता लगेगा, हम उधर एक गल्वेनोमीटर लगा देते हैं, उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमें पता लगता है कि करंट की वैल्यू नहीं, करंट की इसके सर्किट के अंदर है भी है या नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ समझाया कंपोनेंट और उसके सिंबल। नोट्स बेटा साथ साथ बनाते जाए, वीडियो के साथ साथ भी बना सकते हैं, पॉज करके भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे बना सकते हैं, ताकि आप इसको खुद फिर दोबारा पढ़ सके। तभी आपके साथ पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सके इन चीज़ों की। तो बेटा इस पर हम ये हमने समझा इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। अगर हम इस पर एक सर्किट बेस्ड डायग्राम अगर आपको बना दें तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन इस पे, एक सवाल इस पे मैं बना देता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपको एग्जामिनर बोलता है कि एक सर्किट डायग्राम ड्रा करो, ड्रा ए सर्किट डायग्राम। उस डायग्राम में क्या चाहिए, विच हैज अ बैटरी, जिसमें एक बैटरी हो, क्लोज्ड की हो, एमीटर हो एंड बल्ब हो। तो देखें भाई कैसे बनाएंगे। आपने सबसे पहले बैटरी से शुरू करना है। बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। यहाँ से एक वायर जोड़ेंगे और उसके की के एक टर्मिनल से लगाएंगे, क्लोज्ड की के। ये बैटरी है और ये की है। फिर इसके आगे करंट फ्लो करेगी तो यहाँ एक लगाएंगे एमीटर, जो करंट की वैल्यू हमें बताएगा। एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। इसके आगे चलेंगे, क्लोज्ड पाथ करना है तो यहाँ एक लगाएंगे बल्ब, और इसको दोबारा कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर होगी बात बेटा।
अब ये एक सर्किट बना दिया, दिस इज बल्ब। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगी, की प्रेस होगी, करंट आगे जाएगी, एमीटर में करंट की वैल्यू मिलेगी और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये बेसिक सी सर्किट डायग्राम थी जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर जो है वो क्लियरली समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। एंड इसको आप डेली घर पे लेक्चर को ध्यान से समझें, वीडियो को ध्यान से देखें और साथ साथ इसके नोट्स बनाएं। तो मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ। जल्द ही कल आपको एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं रूबरू कराऊंगा, जो हमारा आगे आने वाला ओम्स लॉ जिसके ऊपर बेस्ड है, यानी ये चैप्टर ऑफ ग्रोथ पकड़ेगा, जिसके साथ साथ आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है बच्चों, ओके, गुड लक, टेक केयर।